सीमा अपने बेटे सचिन और बहू किरण के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था। बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया। सचिन फिल्म की टिकट ले आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाया। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। सीमा को लगा किरण कुछ चुप चुप सी थी। उसने कारण जानना चाहा तो किरण ने कहा, कुछ खास नहीं मम्मी, बस थोड़ा सिर दर्द है। अगले दिन रविवार था। किरण और सचिन देर तक सोते रहे। आदत के मुताबिक सीमा जल्दी उठ गई। उसने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही बड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। सचिन और किरण के दोस्त आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के दोस्त घर में आते हैं, सीमा का वो दिन बहुत अच्छा कटता है। वो देर तक उनसे बातें करती रहती। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वो दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उसे लगा सचिन और किरण जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी। तभी किरण की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो सचिन से कह रही थी, मम्मी को यहाँ आए 1 साल हो चुका है। जब से मम्मी यहाँ आई हैं, क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर वक्त हर जगह मम्मी साथ होती हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कभी बस मैं और तुम? कैसी बातें करती हो किरण? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट गई थी। अब जाकर तो वो जरा संभली हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज सचिन, मुझे गलत मत समझो। मुझे मम्मी के दुख का एहसास है। तभी तो इतने दिनों से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती हैं उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन सचिन, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी प्राइवेसी की जरूरत है। रिश्ते में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। अब मैं भी क्या करूं किरण? मम्मी का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सकें। अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती हैं। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती हैं। मम्मी चाहें तो उनसे मेल जोल बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो किरण, मम्मी कहीं सुन न लें। मम्मी दूध लेने गई हैं, किरण निश्चिंता से बोली। सीमा को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उसने दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाते हुए वो बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उसके रोने की आवाज को सुन न सके। आज तक उसे लगता था कि उसके बच्चे उसके साथ खुश हैं, लेकिन आज पता चला कि उसे साथ रखना उनकी मजबूरी है। तो क्या किरण का उससे प्यार दिखाना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं। उसे लगता था सचिन और किरण के साथ उसका बचा हुआ जीवन आराम से कट जाएगा, पर नियति हमेशा से ही उसके साथ अजीब खेल खेलती रही है। वो कुछ सोचती कुछ और है और होता कुछ और है। पता नहीं क्या लिखा है उसके हाथ की इन आड़ी तिरछी लकीरों में कि सुख हमेशा उससे 2 कदम आगे ही चलता है। हितेश का उसे यूं असमय छोड़कर चले जाना इस बात का सबूत है कि उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं। हितेश जब तक नौकरी में थे बेहद बिजी रहते थे। उनके साथ वक्त गुजारने की, अपने सभी अधूरे अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वो उनके रिटायरमेंट का इंतजार कर रही थी। हितेश रिटायर हुए, पर ज्यादा दिनों तक सीमा का साथ न निभा सके। 2 महीने बाद ही मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उनसे छीन लिया। स्तब्ध सी सीमा फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। कब पूना से सचिन और किरण आए, कब हितेश का अंतिम संस्कार हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चला। होश तो तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे। सचिन और किरण ने उसे अपने साथ पूना ले जाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। पिछले 20 वर्षों से वो उस घर में रह रही थी। वहां की आबो हवा में हितेश की सांसें रची बसी हुई थी। इतनी यादें जुड़ी हुई थी उस घर से के साथ। इन्हीं यादों के सहारे वो अपना बाकी जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना आसान भी नहीं था। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में सचिन भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही सीमा बीमार पड़ गई। तब सचिन और किरण ने उसकी एक नहीं सुनी। महीने भर में उन्होंने दिल्ली वाले घर को बेचा और उसे अपने साथ पूना ले आए। कुछ महीने तक तो यहाँ पर भी उसका मन उचाट ही रहा। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वो अकेली पड़ी बोर हो जाती थी।
किरण ने कई बार कहा भी कि वो आसपास वालों से मेलजोल बढ़ाए, सुबह शाम घूमने जाया करें, लेकिन उसका दिल ही नहीं करता था अकेले कहीं जाने का। अपनी ओर से तो सचिन और किरण माँ को खुश रखने की भरसक कोशिश करते। किरण उनके लिए पत्रिकाएं लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। अब तो उनके दोस्त भी सीमा से काफी घुल मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वो रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुख महसूस करने लगी थी, लेकिन आज किरण के एक ही वाक्य ने उसके शांत हो चली जीवन में हलचल मचा दी। काश जो कुछ भी उसने सुना वो सच ना होता। उसका मन खालीपन से भर उठा। वो सोचने लगी कि दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उसका भ्रम टूट गया। कम से कम अब वो खुद को बेटे बहू पर थोपेगी तो नहीं। जाने कब तक वो विचारों के ताने बाने में खोई रही कि किरण ने दरवाजा खटखटाया। सीमा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाजा खोल दिया। मम्मी, मैंने कितनी आवाजें दी आपको, जल्दी से आइए। मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौरी मंगवाई है। बोलते बोलते यकायक रुक गई किरण। गौर से सीमा का चेहरा देखते हुए बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही हैं। उसकी बात को अनसुना करती हुई सीमा अपने कमरे में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी कि उसे अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए, ताकि बेटे बहू को पता न चल सके कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाई। सारा दिन अनमनी सी रही। रह रहकर हितेश याद आते रहे। काश वो आज होते तो उसे यूं बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़ता। शाम के 6 बजने वाले थे। उसके मन में विचार कौंधा। जब फिल्म साथ जाने में किरण को ऐतराज है, तो हो सकता है उसका यूं उनके दोस्तों के बीच बैठना भी उसे नागवार लगता हो। ये सोचते हुए सचिन के कमरे में जाकर सीमा ने कहा, बेटे, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूँ। थोड़ी देर से लौटूंगी, खाना खा लेना। लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? सचिन को हैरानी हुई। सीमा की ओर से कोई जवाब न पाकर वो बोला, मम्मी कुछ देर में सभी दोस्त आ जाएंगे। आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गईं। सचिन और किरण का चेहरा उतर गया। इतना तो वो दोनों भी समझ गए थे कि हो ना हो मम्मी ने सुबह जरूर उनकी बातें सुन ली हैं, तभी आज इतनी खामोश और बदली बदली सी लग रही हैं। और सीमा, उसका मन तो बेहद बेचैन था। घर से तो निकल आई थी, कहाँ जाए क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस निरुद्देश्य सड़क पर चलती जा रही थी। उसके कदमों से भी तेज गति थी। दिमाग में उठ रहे विचारों के तूफान की। कुछ तो उसे खुद के लिए निर्णय लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार पेड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी। काफी दूर निकल आने के कारण सीमा को कुछ डर सा लगने लगा था। कुछ थकान सी भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो वो उस पर बैठ गई और आती जाती कारों को देखने लगी। हिंजेवाड़ी रोड पर बहुत सी IT कंपनियां हैं, जो रोज तो सुबह और शाम के समय यहाँ कारों और बसों की रेल पेल मची रहती है। लेकिन आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी, लेकिन सोचे भी तो क्या। बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल वो कर बैठी थी। अब उसका खामियाजा सारी जिंदगी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने एक ठंडी सांस भरी, तभी एक पुरुष स्वर से अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर देखा। पैंट कमीज पहने, हाथ में छड़ी, करीब 65 वर्षीय पुरुष को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। अरे दिनेश जी, आप! हैरानी और खुशी उसके चेहरे पर फैल गई। दिनेश जी उसके पति हितेश के दोस्त थे। शादी होकर जब वो अपने ससुराल आई, तब से ही दिनेश और सविता भाभी को उसने अपने आसपास ही पाया। हितेश के हृदय के तार उस परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस स्नेह बंधन को बनाए रखने में सीमा ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया था। उसे आज भी याद है कैसे उसकी हर समस्या का समाधान दिनेश जी और सविता भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 10वीं क्लास में था सचिन जब दिनेश जी ट्रांसफर होकर पूना आ गए थे। फिर भी उनसे संपर्क बना रहा। 2 साल पहले सविता भाभी के स्वर्गवास के समय हितेश पूना भी गए थे, लेकिन फिर न जाने क्यों दिनेश जी से संपर्क टूट गया। आपने तो बिल्कुल भुला दिया। कहाँ खो गए थे आप इन 2 सालों में? अपनेपन से भरा उलाहना दिया सीमा ने। क्या कहूँ सीमा, हालात की साजिश का शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए दिनेश जी बोले,
क्या मतलब? सीमा उनकी बात का अर्थ न समझ सकी। सविता के स्वर्गवास के 3 महीने बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 8 महीने तक हॉस्पिटल में रहा, पैर में स्टील की रॉड डाली गई थी। इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की। दिनेश जी के साथ हुए हादसे को सुनकर सीमा अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था, तुम लोगों का नंबर उसी में सेव था। दिनेश जी ने गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपनी कहो, यहाँ पूना में कैसे? हितेश कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। सीमा कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर चले भी गए। ये क्या कह रही हो तुम? विचलित हो उठे दिनेश जी। सीमा की आंखों में आंसू छलक आए। रूंधे गले से वो बोली, रिटायर हुए 2 महीने ही बीते थे कि एक रात हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा कुछ कम हुई तो वो बोली। उसके बाद सचिन और उसकी पत्नी किरण मुझे फिर ले आए। दिनेश जी कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए हालातों को समझने की कोशिश करते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, अपनी कहो, कुछ मन लगा? पूना में कैसे बीत रहे हैं दिन? सीमा खामोश रही, क्या कहती। सुबह से दिल में उमड़ घुमड़ रहे दुख के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हैं दिनेश जी, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके मनोभावों को भांप चुके थे दिनेश जी। उन्होंने कहा, सीमा तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी छोटी बहन ही हो। वक्त के अंतराल के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदल जाते हैं, रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी हो, जरूर ही कोई परेशानी है, बताओ मुझे। दिनेश जी का सहारा पाकर सीमा भावनाओं के आवेग में बह गई। सब कुछ शांत भाव से सुनने के बाद दिनेश जी गंभीरता पूर्वक बोले, सच पूछो तो ये कोई समस्या है ही नहीं। ये बात उठती भी नहीं अगर तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। सीमा, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आजादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो इसमें क्या गलत है? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी हितेश फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। कितना बुरा लगता था उस समय तुम दोनों को, याद है ना? सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। दिनेश जी ने अपनी बात जारी रखी, हर उम्र की अपनी एक सोच होती है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि उम्र के इस दौर से गुजरने के बाद हम अपने एहसास को भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी, यही चाहते थी, यही उमंगे थी। वक्त गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को न समझने के भूल कर बैठते हैं। सचिन और किरण ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरे की आजादी को खत्म कर देना कहाँ की समझदारी है? हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ न समझने लगे, ये बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। दिनेश जी की बातों से सीमा को मानो हालातों को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो उसका गलत दृष्टिकोण था। उफ, एक माँ होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? अपनी नासमझी पर लज्जित सी होती हुई वो बोली, दिनेश जी, नियति ने एक बार फिर आपसे मिलवा कर मेरे घर की सुख शांति को बिखरने से बचा लिया। अब से मैं रुको सीमा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दिनेश जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सीमा, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब से आगे कभी सोच ही नहीं पाते। अभी वो समय है जब समाज के प्रति भी हम अपने फर्ज पूरे कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसी हालात में था। उस समय अपने बेटे बहू के सहयोग से मैंने नव निर्माण नामक एक संस्था बनाई। आज इस संस्था से 151 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना और आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करना इस संस्था का काम है। उसी में कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को भी पढ़ाती हैं। महीने में 2-2 बार सब लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। सीमा, तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने में तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर अपने मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। दिनेश जी की बातों से सीमा की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई।
उसे जीने की एक नई राह मिल गई। वो बोली, दिनेश जी आप घर चलिए, सचिन आपको देखकर बहुत खुश होगा। सीमा, मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। सीमा ने उन्हें अपने घर का पता बताया। काफी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। दिनेश जी से विदा लेकर तेज कदमों से वो घर की ओर चल पड़ी। ये कदम उसे सिर्फ घर की ओर ही नहीं, एक नए संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।